हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का जो वीवीआई सेट है, वह है सेट नंबर 5। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 4 सेट कर चुके हैं, उसको जाकर आप लोग प्लीज एक बार देख लीजिए। और ये सेट नंबर 5 है। इसमें भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए ठीक है, इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफसीसी इकाई सेल में कुल कणों की संख्या क्या होती है। तो एफसीसी में कण कहां कहां होता है? फलक केंद्र पर और कोना पर। तो एफसीसी में जो कण होता है वो होता है कोना पर और साथ ही फलक केंद्र पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो कोना की संख्या कितना होता है? 8, और एक कोना पे साझा 1/8 प्लस फलक केंद्र कितने होते हैं? 6, और एक फलक पे साझा 1/2, तो 2 तिहाई 6, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 3 1 4। यानी कि एफसीसी में जो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो एफसीसी में तो होता ही है, सीसीपी में भी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। तो कभी एफसीसी पूछता है और कभी सीसीपी पूछता है। ठीक है, कभी सरल घन में भी पूछ लिया जाता है। तो सरल घन में कणों की संख्या 1 होती है, और बीसीसी में जो कणों की संख्या होती है वो कितना होती है? 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 351 पिकोमीटर भुजा की लंबाई वाले बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको पता है कि बीसीसी में भुजा की लंबाई और जो त्रिज्या में संबंध होता है वो होता है r बराबर √3a/4। ए क्या है सर? तो भुजा की लंबाई है। तो भुजा की लंबाई यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है 351 पिकोमीटर। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो r बराबर यहाँ से आ जाएगा √3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.732 इंटू 351/4 डेसिमल जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 151.80। तो अप्रोक्सीमेट इसको कितना ले लेंगे? 152 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष निम्न में से किस में होता है? तो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष ये सब एनिक्रिस्टलीय ठोस के लिए है। तो शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित होता है, और फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदु से स्थानांतरित होकर अंतरकाशीय स्तर पर चला जाता है, तो फ्रेंकल दोष देखने को मिलता है। तो AgBr ऐसा एक लौता ठोस है जो शॉर्टकी दोष भी दिखाता है और फ्रेंकल दोष भी दिखाता है। मतलब ये दोनों दोष को क्या करता है? दर्शाता है। शॉर्टकी भी दिखाएगा और फ्रेंकल भी दिखाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का मोलरता होता है, घनत्व इसका दे दिया है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, जल का अणु भार ज्ञात करते हैं। तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है, तो ये 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, अब जल का घनत्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे घनत्व ऑलरेडी प्रश्न में दिया है कितना? 1000। ठीक है, अब आपसे मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, लीटर मतलब कौन? आयतन। नीचे में क्या रखेंगे? आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, यानी कि मोल रखेंगे किसका? विलय का। अब मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया भार, दिया गया भार, बहुत बढ़िया, बट्टा अणु भार, विलय का ही अणु भार। ठीक है, और इंटू आयतन को हम 1 बाई आयतन लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा ध्यान देना, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो एक काम करते हैं, ये दिया गया भार यानी द्रव्यमान है और नीचे में क्या है? आयतन। ये दिया गया भार और नीचे में क्या है? आयतन। क्या ये घनत्व के बराबर है? क्या इसकी जगह घनत्व लिख सकते हैं इतना की जगह? बिल्कुल। तो यहाँ पे m बराबर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? घनत्व, और नीचे में क्या हो जाएगा? अणु भार। ठीक है सर, तो घनत्व कितना दे रखा है? 1000, और अणु भार कितना दे रखा है? 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 55.56, तो आंसर आ गया 55.56, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल कई बार पूछा है, आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। शुद्ध जल का मोलरता ज्ञात करें, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl एवं H2 स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20.2% HCl, ऑप्शन नंबर बी सीधा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है 0.1 m H3PO4 का नॉर्मलता क्या होगा। तो आपको नॉर्मलता और मोलरता में संबंध पढ़ाया गया था। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू एन फैक्टर। ठीक है, सवाल में मोलरता दे रखा है कितना 0.1, एन फैक्टर निकालना है, तो H3PO4 है, तो ये एसिड है, तो एसिड है तो इसकी भास्मिकता जो होता है, भास्मिकता, इसकी भास्मिकता को ही क्या बोलेंगे एन फैक्टर, इसकी भास्मिकता निकल कर आ जाती है 3। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्या है जुड़े हैं, तो इसकी भास्मिकता 3 हो जाएगी, यानी एन फैक्टर 3 निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो नॉर्मलता निकालना है, मोलरता दिया हुआ है कितना 0.1, अब भास्मिकता यानी एन फैक्टर कितना है H3PO4 का, वो 3 है, तो गुना कर देंगे तो एन बराबर आ जाएगा 0.3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल किसको कहा जाता है, मतलब ऐसा कोई सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया बार बार करा सके, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है उसे अभिक्रिया को बार बार कराया जा सके, मतलब कोई बैटरी है अगर कोई खत्म हो जा रहा है तो उसे बार बार चार्ज करके हम क्या कर सकें, यूज में ला सकें, तो उसको बोला जाता है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो द्वितीयक सेल का एग्जांपल होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी भी होता है, और निकेल कैडमियम भी होता है, और एक और बैटरी होता है लिथियम आयन। ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब द्वितीयक सेल के उदाहरण है। द्वितीयक सेल का मतलब होता है जिस बैटरी को हम लोग बार बार चार्ज करके क्या कर सकें, यूज में ला सकें, तो उसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। और प्राथमिक सेल का मतलब होता है एक बार यूज किए और यूज करके क्या कर दिए, फेंक दिए, उसमें रिएक्शन एक ही बार होता है, यानी उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अणु उत्क्रमणीय, और इस सब में होता है उत्क्रमणीय। ध्यान रहे, इसमें जो होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि इसको बार बार चार्ज करके हम यूज में ला सकते हैं। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। लेकलांज सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल है, और प्राथमिक सेल क्या होता है, तो अणु उत्क्रमणीय सेल, मतलब एक बार सेल लगा दिए खत्म हो गया, कहानी खत्म, मतलब एक बार में रिएक्शन खत्म, बस खत्म हो गया, इसमें अभिक्रिया एक ही बार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन, लवण सेतु का काम क्या होता है। तो लवण सेतु एक यू आकार का प्रतिपन्न नालिका होता है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लवण पोटेशियम नाइट्रेट अगर पेस्ट के साथ या जिलेटिन के साथ भरा होता है। ठीक है, काहे खातिर, तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़कर सर्किट को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ताकि आयनों का प्रवाह एक सेल से दूसरे सेल में हो सके। तो लवण सेतु का कार्य होता है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, सही बात है, दो अर्ध सेलों को जोड़ना, इसमें से इनसे आयनों का प्रवाह होता रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है H2 + Cl2 सनलाइट टू HCl अभिक्रिया की कोटि है। बेहतरीन एग्जांपल है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है सर। ठीक है, तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि। नेक्स्ट अगला आर्हेनियस समीकरण होता है, कई बार पूछा है, तो के बराबर ये आर्हेनियस समीकरण के बराबर AE का पावर -EA बटा RT। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेल स्वतः कार्य करता है जब, सेल स्वतः कार्य तब करता है जब उसका गिब्स ऊर्जा का मान नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो सेल कैसा काम करेगा, स्वतः। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो कैसे काम करेगा, अस्वतः। जीरो होगा तो क्या कहेगा, वो साम्य अवस्था पर है। कहां पर है, साम्य अवस्था पे है। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि साम्य अवस्था पे डेल जी का वैल्यू क्या होता है, स्वतः प्रक्रिया के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है, अस्वतः प्रक्रिया के लिए डेल जी का वैल्यू क्या होता है। तो सेल स्वतः कार्य करता है तब जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है,
नेगेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलाइड कणों का आकार होता है, तो अगर किसी बिलियन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है या कम होता है, तो वो वास्तविक बिलियन होता है। क्या होता है, वास्तविक बिलियन, ध्यान रहे, वास्तविक बिलियन। ठीक है, अगर आपका कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो वो क्या बनाता है, कोलाइडी बिलियन। ध्यान रहे, कौन सा बिलियन, कोलाइडी बिलियन। अगर 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो वो निलंबन बना देता है, निलंबन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार होता है तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब सवाल में नैनोमीटर ना देकर आपको नैनोमीटर ना देकर आपसे मीटर में पूछ सकता है, तो मीटर में होता है 10 के पावर -9 से लेकर 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, तो सेंटीमीटर में जो कोलाइडी कणों का आकार होता है वो -10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, नैनोमीटर में पूछेगा तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर ऑप्शन मीटर में दिया है तो 10 के पावर 9 से लेकर 10 के पावर -6 मीटर के बीच में। सेंटीमीटर में होगा तो 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन चेंज करके दे सकता है, यूनिट का चेंज करके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में जो हमारा उत्प्रेरक यूज होता है वो यूज होता है क्या, निकेल। ध्यान रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जेमिनल डाई हाइलाइट है। जेमिनल का मतलब होता है जब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। तो जब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, देखो एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, जेमिनल हो जाएगा सर। ठीक है, अगर एक ही मतलब 2 हाइड्रोजन बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे हो, बिल्कुल अगल बगल कार्बन पे हो, तो उसको बोला जाता है कौन सी, विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड। और यहां पर देखो ये बिल्कुल छोर पर है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये क्या है, ओमेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो कभी आपसे एग्जाम में जेमिनल पूछेगा, कभी आपसे विसिनल पूछेगा। जेमिनल तब होगा जब एक कार्बन पे 2 हैलोजन होगा, विसिनल तब होगा जब बिल्कुल अगल बगल कार्बन पे 2 हैलोजन होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, कौन सा पूछा था, जेमिनल, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का उपयोग किसके साथ होता है। तो सबसे पहला बात आप दिमाग में बांध लीजिएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr में ही काम करता है। इसमें HBr में ही, और साथ में परऑक्साइड होगा। क्या होगा, परऑक्साइड होगा। अगर दोनों एक साथ कहीं दिख रहा है तो उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ आपको दिख जाएगा, यानी कि HBr प्लस परऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है HBr, और क्या ध्यान देना है, परऑक्साइड। और मार्कोनिकॉफ इसमें से HBr के साथ भी हो सकता है, HCl के साथ भी हो सकता है, ध्यान रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होता है, तो नाइट्रेशन अभिक्रिया में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान में मध्यवर्ती नहीं, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया यानी कि नाइट्रेशन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, NO2 प्लस। SO3 बनता है सल्फोनेशन में, CH3 प्लस बनता है फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में, और ये बनता है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में। तो आपसे पूछा है कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, तो NO2 प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलनशील वही होगा जिनका नेचर क्या होगा, सेम होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम लगेगा। तो आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल जो है पानी में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है, क्योंकि वो पानी के साथ क्या करता है, H बंध का निर्माण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट
सेकेंडरी एमीन क्रियाशील मूलक है। तो सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या है? सेकेंडरी एमीन का मतलब होता है जब नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल समूह जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल समूह जुड़ता है तो उसको टर्शियरी एमीन। जब नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल समूह जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। तो आपसे पूछा है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में मतलब ये वाला ऑप्शन देखिए जरा, 2 वैलेंसी फ्री है, मतलब दोनों साइड से कार्बन हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है CH3CH2NH2 को कहते हैं, सीधी सी बात है, ये इथाइल एमीन है। क्या है? इथाइल एमीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये साफ साफ दिख रहा है कि इथाइल एमीन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटोहेक्सोस है? तो ध्यान रहे, कीटोहेक्सोस। तो कीटोहेक्सोस कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। क्योंकि फ्रुक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है। और ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है। तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस होता है। क्या होता है? एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस। और कीटोन क्या होता है? तो कीटोहेक्सोस। तो आपसे पूछा है कीटोहेक्सोस कौन है, तो फ्रक्टोज हो जाएगा। यहीं पर अगर एल्डोहेक्सोस पूछा होता तो ग्लूकोज हो जाता। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर के अंदर एंजाइम भी है भाग, डीएनए आरएनए तो है ही, हार्मोन तो है, विटामिन नहीं उत्पन्न कर सकता है, आपको अलग से बाहर से ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन आपका क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। नायलन 6, बुन्ना एन, बुन्ना एस, ये सब कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिनॉल को किसके साथ अभिक्रिया कराने पर बेकेलाइट का निर्माण होता है? तो याद कीजिए, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बेकेलाइट का क्या होता है? निर्माण होता है। ये पॉलीमर से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? स्वीट रिएजेंट आपको बोल सकते हैं इसको, कृत्रिम मीठा अभिक्रमक। तो कृत्रिम मीठा अभिक्रमक का मतलब क्या है? जो चीनी से भी ज्यादा क्या होता है? मीठा होता है, जिसका उपयोग वजन घटाने वगैरह में किया जाता है। तो सैक्रिन, एस्पार्टम, सुक्रालोज, सभी ये सभी क्या है? कृत्रिम मीठा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।